हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में जो है पार्ट 5 का चैप्टर नंबर 3 तक डील कर लिया था। अब हम डील करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है यूनियन जुडिशरी के बारे में। यूनियन जुडिशरी की जब बात होती है तो सबसे पहला जो हमारे मन में ख्याल आता है वो है सुप्रीम कोर्ट का। तो इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक चीफ जस्टिस होंगे और अदर 33 जजेस होंगे। तो कभी भी टोटल जजेस की संख्या पूछा जाए तो 34 होगी, और अगर अलग से पूछा जा रहा है तो CJI प्लस 33 अदर जजेस। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत में। अब इन जजेस की एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? तो बाय प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाएंगे। अब इसका जो प्रोविजो है वो ये बताता है कि जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो रिजाइन करेंगे बाय राइटिंग में प्रेसिडेंट को अपना एड्रेस करते हुए रेजिग्नेशन देंगे। ये है आर्टिकल 124 का प्रोविजो। अब बता दिए क्लॉज 2A में कि द एज ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। इसके बाद आते हैं क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 में बता दिए कि क्वालिफिकेशंस, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो इसमें पहला क्वालिफिकेशन है कि हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। मतलब वो व्यक्ति 5 साल एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या तो फिर और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, या फिर 2 या उससे ज़्यादा कोर्ट जो सक्सेशन में हैं उनके अंदर गए 5 साल एज अ जज होना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं बी में, हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन। तो यहाँ पे बता दिया गया कि 5 साल या तो हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, या तो फिर 10 साल एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। अब आते हैं तीसरा, ये आज तक इसमें से कोई अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है, इसके बारे में बताया गया कि अगर प्रेसिडेंट का ओपिनियन ये है कि कोई पर्सन एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है तो भी उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अब आते हैं 124 के आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में। ये आर्टिकल हमेशा पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल कैसे होता है। तो उसका जो रिमूवल होगा वो पहले तो 2 ग्राउंड्स पे होता है। वो ग्राउंड्स हैं, पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर या तो फिर इनकैपेसिटी। ये 2 ग्राउंड के सिवाय और कोई ग्राउंड पे इनका रिमूवल नहीं होगा। अब इनका रिमूवल होगा कैसे? तो इसके लिए प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेंगे। उस ऑर्डर के पास होने के बाद वो एड्रेस किया जाएगा इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो एड्रेस किया जाएगा सपोर्टेड बाय, और उस ऑर्डर को एड्रेस करने के बाद दोनों हाउस ने मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मतलब जो उनकी टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी से उसको पास करना है, एंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब पहले बात तो 50 प्लस उसकी मेजॉरिटी होनी जरूरी है जो टोटल मेंबरशिप है, जैसे कि 250 राज्यसभा की है और 550 लोकसभा की है। तो इसका जो आधे से ज़्यादा होना ज़रूरी है। पहली बात ये वाली मेजॉरिटी के बारे में, ये वाली जो है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। और इसके साथ साथ एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें बताया कि जो उस दिन हाउस में प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 होना भी ज़रूरी है। मतलब टोटल हाउस में जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 होना चाहिए, और जो 2/3 जो वैल्यू निकलेगी वो इसके हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बता दिया गया है एक जज के रिमूवल का प्रोसीजर। ये सेम टू सेम इम्पीचमेंट के जैसा ही है, लेकिन जब प्रेसिडेंट का रिमूवल होगा तब उसको इम्पीचमेंट बोला जाता है, लेकिन जब कोई जज का रिमूवल होता है तो उसको इम्पीचमेंट नहीं बोला जाएगा। ये एक सिर्फ रिमूवल प्रोसेस माना जाएगा,
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट के लिए ही यूज़ किया गया है ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आते हैं इसके क्लॉज 7 में, नो पर्सन शैल हेल्ड ऑफिस ऑफ एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल, जो भी पर्सन एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो प्लीड या फिर एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में कोई भी कोर्ट में वो जाके प्लीड नहीं करेंगे जो भी एज अ जज अपॉइंटेड हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब इसके बाद आते हैं आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 में बताया गया सैलरीज जो है जो सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है वैसे मिलेंगी। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 126 में। आर्टिकल नंबर 126 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग एज चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो वैकेंट है, और व्हेन चीफ जस्टिस इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस और अदरवाइज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज, तब द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय वन और मोर अदर जजेस ऑफ द कोर्ट एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट। मतलब एक्टिंग एज अ सीजीआई करेंगे तो उनको कौन अपॉइंट करेगा? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कोई भी एक या फिर अदर जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो इनका जो अपॉइंटमेंट पूछा जाता है कि कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 127 में, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। अब आते हैं एडहॉक जजेस के बारे में कि जब भी इफ एनी एट एनी टाइम देयर शुड बी नॉट बी अ quorum ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब quorum पूरा नहीं हो पा रहा है अवेलेबल टू होल्ड एनी सेशन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोई सेशन को पूरा करने के लिए quorum नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तब आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंसेंट के बाद रिक्वेस्ट किया जाएगा राइटिंग में अटेंडेंस एट सीटिंग ऑफ हाई कोर्ट, एक एडहॉक जजेस के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा। और वो एडहॉक जज कौन होगा? वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज ए फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज फॉर सुप्रीम कोर्ट, उसको सीजीआई डेजिग्नेट करेंगे एज अ एडहॉक जज। अब आते हैं आर्टिकल 128 में। 128 बताता है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सीटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर may at any time with the previous consent of president, प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट से कोई भी सुप्रीम कोर्ट या फिर फेडरल कोर्ट का रिटायर्ड जज रिक्वेस्ट कर सकता है इन राइटिंग वाइल सो सिटिंग और एक्टिंग बी एंटाइटल टू अलाउंस एज द प्रेसिडेंट, उनके अलाउंस जो है प्रेसिडेंट देखेंगे और उसको डिसाइड करेंगे। मे बाय ऑर्डर, और प्रेसिडेंट ही बाय ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे जुरिडिक्शन पावर और प्रिविलेज, बट शैल नॉट अदरवाइज बी डीम्ड टू बी अ जज ऑफ दैट कोर्ट। मतलब कोई भी रिटायर्ड जज जो है वो सीटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग्स में बैठ सकते हैं, लेकिन उनको एज अ जज नहीं माना जाएगा, बट शैल नॉट अदरवाइज डीम टू बी अ जज ऑफ दैट कोर्ट। अब आते हैं आर्टिकल 129 में। आर्टिकल 129 बोलता है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स of such a court including the power to punish for contempt of itself। इस चीज़ को आप याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट को ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि इन्हीं के पास ये पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई कंटेम्प्ट करता है उनका, तो उसको वो पावर है, उनके पास ये पावर है कि वो उस व्यक्ति को पनिश कर सकते हैं। इसीलिए इसको, इन दोनों के पास ये पावर है और इसीलिए इनको बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब आते हैं 130। आर्टिकल 130 इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सीट कहाँ होगी? तो ये बता दिया गया दिल्ली में होगी, सीट इन दिल्ली, और इन अदर प्लेसेस जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट से डिसाइड करें। आर्टिकल 131 में बताता है जुरिडिक्शन। अब यहाँ से जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 131 में बता दिया गया ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा वो क्या होगा? कोई भी डिस्प्यूट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वन और मोर स्टेट के बीच में है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI वर्सेस स्टेट तब, और GOI वर्सेस 2 और मोर स्टेट्स, और बिटवीन 2 और मोर स्टेट, मतलब स्टेट वर्सेस स्टेट।
तो ये 3 जगह पावर होगा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेज स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेज स्टेट और वन और मोर स्टेट्स, और स्टेट वर्सेज स्टेट, इन तीनों में ही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब इसके बाद बता दिया गया है अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 132 अपीलेट जुरिस्डिक्शन। 131 में हमने पढ़ा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, 132 में अपीलेट जुरिस्डिक्शन है इसका। अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट। जो अपील आएंगी हाई कोर्ट से उनका अपीलेट जुरिस्डिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जब कभी भी अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट के पास फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट से, दैट द केस इन्वॉल्व्स, ऐसे केस जो इन्वॉल्व कर रहे हैं एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ उठ रहा है जो कि इंटरप्रेट करना है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उसकी जो अपील होगी वो कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब आते हैं इसके बाद आर्टिकल 133। आर्टिकल 133 अपीलेट जुरिस्डिक्शन की ही बात करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास अपील आएंगी फ्रॉम हाई कोर्ट। किस मैटर में? सिविल मैटर में। 132 में हमने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था वो आ रहा था अपील में। अब 133 में सिविल मैटर्स आ रहे हैं। तो ऐसी अपील जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीडिंग की कोई अपील आती है और उसमें वो केस इन्वॉल्व होना चाहिए ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू जनरल इंपॉर्टेंस। मतलब जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए वो जनरल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, पहला। दूसरा, ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट दैट द सेड क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। या तो फिर उस हाई कोर्ट का ओपिनियन है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये डिसाइड किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इन दोनों केसेस में ही अपील जो है 133 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। और इसके बाद क्लॉज 3 में बता दिया गया है कि नो अपील शेल अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ वन जज ऑफ हाई कोर्ट। मतलब कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी अगर वो वन जज ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। क्योंकि वन जज ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई अपील सुनाया, मतलब जजमेंट सुनाया जाता है, तो उसकी अपील डिवीजन बेंच में होती है हाई कोर्ट में, उसके बाद वो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अब आते हैं हम आर्टिकल 134 में। आर्टिकल 134 बताता है क्रिमिनल मैटर्स में अपील। अपील जुरिस्डिक्शन है क्रिमिनल मैटर्स में। तो ऐसा अपील शेल लाई टू सुप्रीम कोर्ट जो कि पहला, अगर कोई अपील रिवर्स कर दी गई है, मतलब ये केस जो है हाई कोर्ट के पास आया और उसने ऑर्डर ऑफ एक्यूटल को कन्वर्ट कर दिया है सेंटेंस टू डेथ, तब इसकी जो अपील होगी वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, हैज़ विड्रॉन फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट्स अथॉरिटी एंड हैज़ इन सच ट्रायल कन्विक्टेड द एक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। मतलब वो केस उसके पास नहीं था, उसने विड्रॉ किया फ्रॉम ट्रायल जो कि ऐसे कोर्ट से जो सबऑर्डिनेट है उसके, और उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया, जो एक्यूज्ड है उसको कन्विक्ट कर दिया, सेंटेंस हिम टू डेथ, तब इसकी भी अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा, सर्टिफिकेट अंडर 134A, मतलब 134A का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, तब वो केस की अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब आते हैं 134A में। इसमें सिर्फ इतना बताया गया आर्टिकल 134 में कि 134A में कि सर्टिफिकेट फॉर अपील दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए। अगर कोई भी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर अगर पास किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, तब उसको 132(1) में अपील करना है, 133(1) में अपील करना है, 134(1) में अपील करना है, तो वो ऐसा कर सकता है। मे इट्स डीम टू इन ऑट्स ओन मोशन, मतलब हाई कोर्ट जो है वो उसको खुद से सर्टिफिकेट दे देगा, या तो ओरल एप्लीकेशन अगर किया जाता है या उसके एग्रीव पार्टी के बिहाफ में अगर कोई पर्सन करता है तो ये सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा अपील करने के लिए। अब इसके बाद आते हैं आर्टिकल 136। ये एक इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 136 में बता दिया गया स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो कुछ भी लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी केस
और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को। इसमें बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री या कोई भी ऑर्डर की अपील सुन सकता है, चाहे वो किसी भी कोर्ट ने सुनाया हो या किसी भी ट्रिब्यूनल ने सुनाया हो, पूरे होल टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत में वो उसकी अपील सुन सकता है। और इसी को बोला जा रहा है ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव। स्पेशल लीव पिटिशन भी बोलते हैं इसको, SLP के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए ये सिर्फ पावर और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। अब आते हैं, नथिंग इन दिस क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट। मतलब जो क्लॉज 1 है वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, अगर वो सेंटेंस और ऑर्डर पास किया गया है ऐसे कोर्ट और ट्रिब्यूनल के द्वारा जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया आर्म फोर्सेस के बाय। किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ है? आर्म फोर्सेस के द्वारा। तब उसकी जो अपील है वो SLP के अंतर्गत नहीं आएगी। आर्टिकल 137 में आते हैं, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, रिव्यू कर सकता है वो किसी भी जजमेंट को जो कि प्रोनाउंस किए गए हैं उसके द्वारा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है आर्टिकल 137 के अंतर्गत। फिर आते हैं आर्टिकल 138 में। आर्टिकल 138 जो है वो ये बात करता है एनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है वो एनलार्ज किया जा सकता है। तो वो कैसे किया जा सकता है? तो इसमें बता दिया गया सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुरिडिक्शन है वो सारे के सारे जो मैटर्स यूनियन लिस्ट के पास हैं एज पार्लियामेंट बाय लॉ कन्फर कर सकता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, कि अब आपके पास इन चीज़ों का भी सुनने का जुरिडिक्शन है। तो ये काम कौन करेगा? तो पार्लियामेंट बाय लॉ करेगा। मतलब एक्सटेंशन, एनलार्जमेंट करना है जुरिडिक्शन में, तो ये भी काम पार्लियामेंट बाय लॉ ही करेगा। अब इसके बाद आते हैं आर्टिकल 139 में। आर्टिकल 139 जो है वो ये बात करता है कन्फर्मेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू सर्टेन रेट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी को भी ये कन्फर कर सकता है। पार्लियामेंट बाय लॉ कन्फर ऑन सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर और रेट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास रेट सुनाने की तो शक्ति है ही है। अब पार्लियामेंट बाय लॉ क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट को ये जो रेट्स हैं इनके और किस केस में या फिर और कोई ऑर्डर में या फिर ऐसे कोई भी चीज़ों पे जिस पे रिट नहीं इशू होता था उस पे भी रिट इशू करने का पावर ग्रांट किया जा सकता है। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने का भी पावर ग्रांट कर सकते हैं और अदर मैटर्स में जो कि इंक्लूडेड नहीं हैं, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्चरी, ये या फिर एनी ऑफ देम फॉर एनी पर्पस। मतलब किसी भी पर्पस के लिए, फॉर एनी पर्पस लिखा गया है अदर देन जो कि 32 में मेंशन है। आर्टिकल 32 में जो मेंशन है उनसे अलग हट के भी और भी पावर दिए जा सकते हैं आर्टिकल 139 के अंतर्गत। अब आते हैं हम आर्टिकल 139A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस की, वेयर केसेस इन्वॉल्विंग सेम और सब्सटेंशियल द क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ आर पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड वन और मोर हाई कोर्ट और टू और मोर हाई कोर्ट्स। मतलब कोई भी केस एक हाई कोर्ट या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में या किसी दो या दो से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, तब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन पे या फिर बाय पार्टी टू एनी सच केस, कोई पार्टी के एप्लीकेशन पे अगर वो क्वेश्चन जो है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस केस को विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम सच हाई कोर्ट। और उसके बाद इसको विड्रॉ करने के बाद खुद उसको सुनेगा और उसके बाद उस पर डिसीजन देगा और डिसीजन देने के बाद वो वापस से उस केस को रिटर्न कर देगा जिससे उसने विड्रॉ किया था, टुगेदर विद द कॉपी ऑफ जजमेंट ऑन सच क्वेश्चन टू द हाई कोर्ट। मतलब जिस हाई कोर्ट से उसने विड्रॉ किया था वापस उसी को दे देगा। अब आते हैं आर्टिकल 140 में। आर्टिकल 140 बताते हैं एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट बाय लॉ मेक प्रोविजन फॉर कन्फरिंग अपॉन सुप्रीम कोर्ट सच सप्लीमेंटल पावर नॉट कंसिस्टेंट विद द एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्लियामेंट बाय लॉ कुछ अलग से जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है उनकी भी पावर सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है, इसीलिए इसको एंसिलरी पावर बोला गया है। मतलब जो पावर नहीं भी दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी दे सकता है पार्लियामेंट बाय लॉ।
अब आते हैं हम आर्टिकल 141 में। आर्टिकल 141 बोलता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, मतलब जो भी डिसीजन सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट वो बाइंड होगा ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया के ऊपर जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत हैं। अब आर्टिकल 142 ये बोलता है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है मे पास एनी सच डिग्री या फिर ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। कंप्लीट जस्टिस के लिए वो अपने सारे पावर का यूज़ कर सकता है उस डिग्री को एनफोर्स कराने के लिए और डिस्कवर कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंट को। अब साथ ही साथ अब आते हैं आर्टिकल 143। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के बारे में। तो प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे हैज़ अराइजन लाइकली टू अराइज इन नेचर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, तब वो सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकता है, इनको प्रेसिडेंट को रिपोर्ट बना के ये कंसल्टेशन की जाएगी। अब आते हैं हम आर्टिकल 145 में, रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रूल्स ऑफ कोर्ट क्या होंगे? आर्टिकल 145 में बताया है रूल्स ऑफ कोर्ट। तो जो कोर्ट के रूल्स होंगे वो पार्लियामेंट बाय लॉ बना सकती है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में टाइम टू टाइम उसको अप्रूव करवाएगा प्रेसिडेंट से और कोई भी रूल बना सकता है। अब इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल नंबर 146। आर्टिकल 146 में बताया गया है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हम आर्टिकल 146 पढ़ें उसके पहले मैं एक आपको आर्टिकल 145 का क्लॉज 3 बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। क्लॉज 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होंगे, जब भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिसडिक्शन दे रहा हो या तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई केस है उस केस को डिसाइड कर रहा हो, तब पहला मैटर ये हो गया, दूसरा आर्टिकल 143 हो गया। इन दोनों में जो जजेस की संख्या होगी वो होगी 5, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए? 5। ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 145 क्लॉज 3। कभी कभी ये आर्टिकल का सब क्लॉज के साथ पूछा जाता है। आर्टिकल 146 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो किसके द्वारा होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस और ऑफिसर ऑफ कोर्ट एज ही में डायरेक्ट। तो ये जो है आर्टिकल 146 हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर सीधे 148 में, जो कि डील करता है कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। ये जो चैप्टर 5 है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बताया गया कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है कैग। अब आते हैं आर्टिकल 148 में कैग के डेफिनेशन में। कॉम्प्टर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता कौन है? कॉम्प्टर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो ऑडिट करता है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उसका एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? तो वो करेगा प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड शेल ओनली बी रिमूव्ड। उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो पहले बात बता दी, इसके जो ग्राउंड्स होंगे वो एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से 2 ग्राउंड है? पहला है मिस बिहेवियर का, दूसरा है इनकॉम्पिटेंसी का। ये 2 ग्राउंड पे रिमूव किया जाता है। और कैसे रिमूव किया जाएगा? तो जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है वैसे ही इसका भी रिमूवल प्रोसेस होगा। अब इसके बाद आते हैं हम इसके क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में बता दिया गया है कि कॉम्प्टर और ऑडिटर जनरल को जो ओथ है वो कौन दिलाएगा? तो जो ओथ है वो दिलाएंगे प्रेसिडेंट। अब इसके बाद आते हैं हम इसके क्लॉज 4 में। तो क्लॉज 4 में बता दिया कि कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी ऑफिस आइदर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, मतलब वो कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते जब वो कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तब। अब आते हैं आर्टिकल 149 में। इसमें बता दिया गया ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल। कॉम्प्टर और ऑडिटर जनरल की पावर और ड्यूटीज़ क्या होंगी? तो जो पावर होगा वो होगा इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट से रिलेटेड जो भी अकाउंट से रिलेटेड काम होगा वो कैग मतलब कॉम्प्टर और ऑडिटर जनरल ही करेंगे। अब इसके बाद आर्टिकल 150 में बता दिया गया फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट के दोनों के, मतलब यूनियन और स्टेट, इनके लिए कोई अलग अलग
कॉम्प्टर ऑडिटर जनरल नहीं होगा। कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल एक ही होंगे जो कि इंडिया के होंगे, और इनका जो अकाउंट मेंटेन किया जाएगा स्टेट्स और यूनियन का, वो जैसा कि प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेंगे वैसा ही मेंटेन किया जाएगा। और किस फॉर्म में होगा, जैसे प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब। तो ये हो गया आर्टिकल 150। आर्टिकल 151 में आता है कि ऑडिट रिपोर्ट्स, इसको सिर्फ और सिर्फ इसका सेक्शन आर्टिकल नंबर ही याद रखना है और आर्टिकल की हेडिंग ही याद रखना है कि आर्टिकल की हेडिंग 151 में क्या दिया हुआ है, तो ऑडिट रिपोर्ट्स दी हुई है। तो कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल जो होंगे इंडिया के, वो अकाउंट ऑफ यूनियन को सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट के पास, और वो प्रेसिडेंट जो हैं हु शैल कॉज देम टू लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे। और वहीं कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होंगे, वो अकाउंट ऑफ स्टेट जो है वो किसको सबमिट करेंगे, गवर्नर को, और गवर्नर क्या करेंगे, उसको लीड करेंगे बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ये हो गया आर्टिकल 151। और यहाँ पे हमारा जो पार्ट 5 है जो कि डील करता है, पार्ट 5 जो कि डील करता है यूनियन से, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।